हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज भारतीय संविधान की क्लास में उपराष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक है। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पे आता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है मेरे साथियों। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आइए पहले ये दो पॉइंट को लिखते हैं, तब इसके अनुच्छेदों पे चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। तो मेरे साथियों, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है और भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। भारत का चौथा नागरिक प्रत्येक राज्यों का राज्यपाल होता है। भारत का पांचवा नागरिक भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। तो ऐसे कुछ कैटेगरी बांटा गया है। तो मेरे साथी, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति और भारत का दूसरा नागरिक कौन है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति आज हमारा टॉपिक है, ठीक है मेरे साथियों। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों, यदि प्रश्न पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। मेरे साथियों, आपसे एक निवेदन है कि जब मैं समझाऊं तो 1.0 के स्पीड कर लीजिए और जैसे ही मैं लिखवाऊं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद की तरफ। और राष्ट्रपति का पहला अनुच्छेद 63 है। पहले यह लिख लेते हैं कि यह उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक का प्रावधान उपराष्ट्रपति से है। तो हम पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 को। मेरे साथियों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। बहुत छोटा सा अनुच्छेद है, पहले आइए लिख लेते हैं। अनुच्छेद 63, इसमें क्या है मेरे साथियों? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। तो लिखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है मेरे साथियों? तो अनुच्छेद 63 में है। अब चलते हैं अनुच्छेद 64 की तरफ। मेरे साथियों, अनुच्छेद 64 में क्या है? तो इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और सभापति राज्यसभा में वही कार्य करेगा जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आइए पहले इस सेंटेंस को लिख लेते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करेंगे। लिखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति होगा
सभापति होगा। सभापति राज्यसभा में वही कार्य करेगा जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों। आइए इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पहले इस पदेन को समझिए कि पदेन क्या होता है। तो मेरे साथियों, पदेन उसे कहते हैं जब एक मुख्य कार्य को छोड़कर, एक मुख्य कार्य है और मुख्य कार्य को छोड़कर कोई अन्य कार्य जब किया जाता है तो उसे पदेन कहा जाता है। दूसरे उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो आप अपने पे समझिए कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई, ठीक है, और बीबी को छोड़कर, ठीक है, गर्लफ्रेंड से जब आप बात करते हैं तो गर्लफ्रेंड पदेन हो जाएगी, ठीक है। बीबी मुख्य है, मुख्य कार्य है, ठीक है, और गर्लफ्रेंड क्या है? अन्य है। तो गर्लफ्रेंड जो है वह पदेन नहीं होगी, जो बीबी है वह पदेन नहीं होगी, गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी? पदेन हो जाएगी, ठीक है। तब कोई व्यक्ति जब मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करता है तो उसे पदेन कहते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। इसलिए जब इसका कार्य नहीं है तो इसको अन्य कार्य दे दिया गया है। इसलिए जब भी सभापति लिखेंगे, जब भी सभापति, उपराष्ट्रपति को जब भी सभापति कहते हैं तो इसे हम पदेन कहते हैं। पदेन का मतलब क्या? कि इसका यह मुख्य कार्य नहीं है, अन्य कार्य में काउंट किया जाता है, इसलिए पदेन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, और नेक्स्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों आपका अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 मेरे साथियों में कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से उसका पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। इस दौरान कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, साथ ही साथ वेतन और भत्ते का भी प्राप्त करेगा। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इसीलिए जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो वह अधिकतम 6 माह के लिए बन सकता है। अभी तक कई बार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, वो उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग व किसी अन्य कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर
राष्ट्रपति के तौर पर सभी कार्यों को करेगा, सभी कार्यों को करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। साथ ही साथ उसके वेतन भत्ते भी प्राप्त करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, क्योंकि अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। तो मेरे साथियों, यह अनुच्छेद 65 का लेटर है। कहता है क्या? यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग हो जाता है या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति के सभी कार्यों को करेगा। इस दौरान राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को वेतन 1 माह में 5 लाख रुपया मिलता है, उनके वेतन और भत्ते को भी प्राप्त करेगा। ठीक है मेरे साथियों, कहता है कि अधिकतम 6 माह तक आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों अनुच्छेद 66 पे। और 66 में मेरे साथियों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो पहले आइए हेडिंग डाल लेते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 66 और हेडिंग बना लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जिस चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है,
और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो जिसमें जनता भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत का जो प्रधान चुना जाता है वह कैसे चुना जाता है? प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो कुछ चुनाव प्रत्यक्ष होता है और कुछ चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव मेरे साथियों अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो पद्धति के तहत, वही पद्धति उपराष्ट्रपति के लिए है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक का मतलब यह है कि यदि 4 कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं तो आप पहले पसंद मान लीजिए, यह उंगली आप ए मान लीजिए, यह उंगली बी, सी, डी। यदि आपको ए पसंद है तो इनको वरीयता क्रम में 1 नंबर देंगे। ठीक है, मान लीजिए यह दूसरी उंगली आपको पसंद है तो इसको बी देंगे, ए बी, मान लीजिए इनको सी दिए, इनको डी दिए। तो वरीयता क्रम इसी को बोलते हैं आनुपातिक। और संक्रमणीय का मतलब होता है कि जो इन 4 कैंडिडेटों में से जो सबसे कम वोट पाता है, और मान लीजिए किसी का कोई भी उपराष्ट्रपति अभी नहीं बना, तो सबसे जो लास्ट में जो सबसे कम वोट पाता है उसका वोट पूरा कैंसिल हो जाता है और 3 पे आ जाएगा। उसका वोट किस पे आ जाता है, किसको मिल जाता है? इन 3 कैंडिडेट को मिल जाता है। इसको बोलते हैं संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं। तो मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक के साथ साथ, ठीक है, 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करना पड़ता है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार को 20 अनुमोदन की ज़रूरत होती है और 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ वह आरबीआई में 15,000 रुपया जमा करता है। वह जमानत राशि होती है। यदि कोई भी कैंडिडेट 1/6 वोट नहीं पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो मेरे साथियों, यह कुछ पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं, तब इसका निर्वाचक मंडल पे बात करेंगे। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है, और जो वोट डालता है उसे हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एक पॉइंट इसमें और लिखते हैं, तब आपसे बात कर रहे हैं, लिखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार को
उम्मीदवार को 20 अनुमोदन, अभी इसको समझा रहा हूँ, 20 अनुमोदन और 20 प्रस्तावक और 20 प्रस्तावक के साथ 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करना होता है। यह जमानत राशि होता है, 15,000 जमा करना होता है। आइए इसे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट को, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार जो कैंडिडेट होता है उसे 20 अनुमोदन और 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई कैंडिडेट खड़ा हो उसे 20 अनुमोदन करने वाले और 20 प्रस्तावक, मतलब 40 लोग कम से कम उसके फेवर में हों और कहें कि आप खड़े होइए, मैं आपको वोट दूंगा। कम से कम एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जिसे 40 सांसद जानते हों और 40 सांसद सपोर्ट करते हों, वैसा ही व्यक्ति क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। यह नहीं कि मैं गया और मुझे कोई सांसद जानता ही नहीं है, मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो गया और जब काउंटिंग होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो देखें कि मुझे लोकसभा से एक भी वोट नहीं मिला है, राज्यसभा से भी एक भी वोट नहीं मिला है और मैं पूरे भारत में प्रचार कर दिया कि मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हूँ। सोचिए कि कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह कितना खिलवाड़ बन के रह जाएगा। इसीलिए 20 अनुमोदन और 20 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है और ये जो 20 अनुमोदन और 20 प्रस्तावक होंगे यह राज्यसभा और लोकसभा से सांसद होंगे। यह नहीं कि आप ही के घर के 20 लोग आपको सपोर्ट कर दिए और 20 दोस्त आपको सपोर्ट कर दिए, 40 आपको सपोर्ट कर दिए, आप चुनाव लड़ गए, ऐसा नहीं। यह जो 20 अनुमोदन और 20 प्रस्तावक हैं यह सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, मतलब दोनों सदन के सदस्य में से यदि आपको 40 सदस्य जानते हैं और कहें कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपको वोट दूंगा, तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। और जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपया है। मेरे साथियों, अब चलते हैं निर्वाचन मंडल पे, अर्थात हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन वोट डालता है। तो लिखिएगा, निर्वाचक मंडल लिखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा एक पॉइंट, राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव
चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। मेरे साथियों, यह पॉइंट लिखवाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और प्रत्येक राज्य के राज्य विधानमंडल के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वह भी भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। केवल कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित हों या मनोनीत हों वह भाग लेते हैं। तो लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 245 सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। एक पॉइंट और इसमें है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति बनने की कुछ शर्तें हैं, योग्यताएं हैं। पहला कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। सभी लोग हैं भारत के नागरिक, हम भी हैं। पहला तो फॉलो हम भी कर लेते हैं नियम, भारत के नागरिक हम भी हैं, आप भी हैं, तो हम लोग उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। दूसरा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यहाँ पे हम लोग फेल हो गए, अभी 35 वर्ष नहीं हुआ है। तो न्यूनतम आयु कितना कहता है उपराष्ट्रपति के लिए? 35 कहता है। तीसरा इसमें नियम कहता है कि लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है, अभी तो हम लोग हैं, बन सकते हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन उम्र नहीं है। मेरे साथियों, नेक्स्ट आपका योग्यता की बात करें तो कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और यदि जिसके पास ये 4 योग्यताएं हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा छोटा सा, उपराष्ट्रपति की योग्यता या अर्हताएं, योग्यता या अर्हताएं। अर्हताएं का मतलब भी योग्यता ही होता है। और भारतीय संविधान में योग्यता शब्द न देकर अर्हताएं शब्द ही देता है। तो आइए लिखते हैं, पहला, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा कहता है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। तीसरा योग्यता कहता है लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो। और मेरे साथियों, चौथा योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट अनुच्छेद है मेरे साथियों, अनुच्छेद 67 67। और 67 में है मेरे साथियों कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। और उपराष्ट्रपति का मेरे साथियों कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ दिए थे। ठीक है मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का पद मुक्ति भी है, अर्थात इसे एक प्रस्ताव पारित करके भी उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है। वो प्रस्ताव कैसे है? तो मेरे साथियों, यदि किसी राष्ट्रपति को हटाना है तो सर्वप्रथम प्रस्ताव राज्यसभा में लिया जाएगा और उसे तत्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत से पारित करके
राज्यसभा में तत्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत से पारित करके उसे लोकसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो कार्यकाल से पहले उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो मेरे साथियों, यह कुछ प्रावधान है उपराष्ट्रपति को हटाने का। तो आइए एक बार इसको लिख लेते हैं, तब इसे और सरल तरीके से दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले लिखिएगा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे कर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है। अब देखते हैं मेरे साथियों पद मुक्ति कि उपराष्ट्रपति का पद मुक्ति कैसे हो सकता है, कैसे इसे प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद मुक्ति आइए देखते हैं मेरे साथियों। लिखिएगा, तब इसे समझने का प्रयास करेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा, जिसे तत्कालीन या प्रभावी बहुमत से पारित कर लोकसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देता है। तो उपराष्ट्रपति को पद से कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है।
हटाया जा सकता है, जा सकता है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसी बीच उपराष्ट्रपति को यानी वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है, समय दिया जाता है। तो मेरे साथियों, यह है पद मुक्ति। अभी 2 पॉइंट इसमें समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का पद मुक्ति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लिया जाएगा, जिसे तत्कालीन या प्रभावी बहुमत, इसे ही समझना है कि तत्कालीन या प्रभावी बहुमत क्या होता है। तो मेरे साथियों, तत्कालीन या प्रभावी बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का, यदि किसी की मृत्यु, पद त्याग नहीं हुआ, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, यदि राज्यसभा का सांसद का यदि किसी की मृत्यु नहीं हुआ है, पद त्याग नहीं हुआ है, या अन्य किसी कारण उसका पद खाली नहीं है, यदि 245 सदस्य हैं, तो उन 245 सदस्यों में से 50% यदि प्रस्ताव पे वोट को दिए हैं, पारित किए हैं, 50% सदस्य इसको अनुमोदन किए हैं, और एक और सदस्य, अर्थात पूरे सदस्यों का 50% प्लस एक वोट यदि पड़ा है, तो उसे हम बोलते हैं तत्कालीन बहुमत या प्रभावी बहुमत। ठीक है, यदि वैसे पड़ा है तो राज्यसभा में पारित हो जाएगा, और लोकसभा में मेरे साथियों इसे साधारण बहुमत से पारित करेंगे। साधारण बहुमत का मतलब यह होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस एक वोट। अब देखिए, मान लीजिए साधारण बहुमत का मतलब है कि मान लीजिए कि 100 सदस्य लोकसभा में उपस्थित हुए और 90 सदस्य वोट डाले, तो 90 का आधा कितना होगा, 45। अब 45 प्लस एक कितना, 46 यदि वोट पड़ा हो, तो इसे हम बोलते हैं साधारण बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस एक वोट यदि पड़ा हो, तो उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। और तत्कालीन बहुमत किसे कहते हैं, कुल सदस्यों का आधा प्लस एक वोट। ठीक है, तो मेरे साथियों अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, और नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 68। मेरे साथियों, अनुच्छेद 68 में कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा, जो शपथ ग्रहण की तिथि से अपने पद पर 5 वर्षों तक कार्य करेगा। इसको यदि उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें मेरे साथियों, तो जगदीप धनखड़ जी भारत के 16वें उपराष्ट्रपति बने थे 2022 में। उन्होंने 2025 में आकर अपना त्यागपत्र दे दिया, और जब त्यागपत्र दिए तो 2 महीने के अंदर चुनाव हो गया, और जैसे ही चुनाव हुआ तो 17वें उपराष्ट्रपति के पद के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति बने। तो मेरे साथियों, 2025 से जिस दिन शपथ ग्रहण अपना किए थे सीपी राधाकृष्णन जी, तब से और अब तक कुल 5 वर्षों तक वह कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह शेष कार्यकाल को पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे आपका पदाधिकारी का कार्यकाल होता है जो शेष ही कार्य करते हैं। जैसे गांव का प्रधान हो गया, यदि गांव का प्रधान की मृत्यु हो गई या किसी अन्य कारण से उसका पद खाली हो जाता है, तो वह शेष ही कार्य करेगा। यह नहीं है कि वह 5 साल करेगा पूरा कार्य, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसे पहले लिख लेते हैं। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 लिखिएगा। यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग व किसी अन्य कारण से
किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। नया उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। 5 वर्ष तक कार्य करेगा, यानी कि शेष कार्य करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 69 और 69 में है मेरे साथियों कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल तो हो गया है शपथ है। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति का शपथ, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी, छोटा सा अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी पदाधिकारी दिलवा सकता है। ठीक है, यह है नियुक्ति की बात। और नियुक्ति की बात किस में है? उपराष्ट्रपति का 69 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 70 में क्या है? तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 70 में कहता है कि यदि राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्य करने में असमर्थ है, कोई भी कारण हो राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति यदि मान लीजिए वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी अपना कार्य करने में असमर्थ है, तो उनके सभी कार्यों को सीपी राधाकृष्णन जी करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि द्रौपदी मुर्मू जी अपना कार्य करने में समर्थ ना हो जाए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तब तक कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्य करने में समर्थ ना हो जाए। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 70 में है। आइए लिखते हैं, यदि राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ
असमर्थ हो जाता है तो इंक इसका कम हो गया है, हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्यों को राष्ट्रपति के सभी कार्यों को तब तक करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्य करने में समर्थ न हो जाए। ठीक है, तो मेरे साथियों, राष्ट्रपति की यदि बीमारी हो जाती है या किसी अन्य कारण से अपना कार्य नहीं कर पाता है तो उसके सभी कार्यों को उपराष्ट्रपति करता है, और तब तक करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्य करने में समर्थ न हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ, और नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। ठीक है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो अनुच्छेद 71 में कहता है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित अनुच्छेद है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होता है तो उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेगा। मेरे बात साथियों एक बार ध्यान से सुनिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी निर्णय अंतिम रूप में सर्वोच्च न्यायालय लेता है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 63। 72 मेरे साथियों राष्ट्रपति से संबंधित है, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 63 यह भी राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, इसमें कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। बस एक लाइन का यह अनुच्छेद है, लिख लीजिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 73 में है। अब आते हैं मेरे साथियों उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। यह क्या है हमारा हेडिंग। मेरे साथियों उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है, यह केवल 2 रूपों में कार्य करता है।
यदि कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति का कार्य बताओ, तो कह दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति कोई कार्य नहीं करता है, केवल 2 रूपों में कार्य करता है। वह 2 रूप कौन कौन सा है? पहला है अनुच्छेद 64 और दूसरा है 65। मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। बस यहाँ पे मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। सभापति राज्यसभा में वही कार्य करेगा जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 64 में पढ़े हैं। और 65 में क्या पढ़े हैं कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग हो जाता है या किसी अन्य कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो यही 2 इसका कार्य है। किसका? उपराष्ट्रपति का। मेरे साथियों, दूसरा यदि महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर दिया जाता है और प्रति माह इसे 4 लाख रुपया दिया जाता है भारत की संचित निधि से। यह पॉइंट को लिख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, यह पॉइंट लिखिएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर प्रति माह 4 लाख रुपया दिया जाता है। और कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कितना? 4 लाख रुपया। तो उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं दिया जाता है, उसे पदेन सभापति के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसका किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं है। यह ध्यान में रखिएगा मेरे साथियों, कई बार पूछा गया है कि किस पदाधिकारी के वेतन और भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, तो वह है उपराष्ट्रपति। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह बात को एकदम जहन में बैठा लीजिए, कई बार और छोटे छोटे एग्जामों में या कोई आपको फंसाने के लिए पूछ देगा कि इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएंगे। अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जब सदस्य नहीं होता है, तो इसीलिए जब वोट पड़ता है राज्यसभा में तो यह वोटिंग भी नहीं करेगा। लेकिन यदि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया गया है और प्रस्ताव बराबर हो गया है, तब वहाँ पे यह इसे शक्ति दिया गया है कि वहाँ पे वोटिंग कर सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ऐसा कंडीशन अमेरिका के संविधान में है और वही कंडीशन भारत के संविधान में भी ऐड किया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ लिख लीजिएगा, यह छोटा सा पॉइंट है। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे, उन सभी अनुच्छेदों को हम पढ़ लिए हैं। अब हम अभी तक भारत में जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं, उन सभी उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल देख लेते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और मेरे साथियों यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ पे तो लिखा ही गया है। और कब बने थे यह? तो यह थे 1952 से लेकर 1957 तक, 5 साल हो गया। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो यही बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1957 से लेकर यह कब तक थे? 1962 तक, पूरा कार्यकाल 10 वर्ष तक किए थे। तीसरे मेरे साथियों राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन। और इनका कार्यकाल है 1962 से लेकर 1967 तक। चौथे राष्ट्रपति बने थे मेरे साथियों वराहगिरी वेंकटगिरी, इन्हीं को बोलते हैं वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। और यह कब तक थे? 1967 से लेके 1969 तक थे। नेक्स्ट 5वें स्थान पे कौन है? गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं। यह देश के 5वें उपराष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। 6वें उपराष्ट्रपति बने थे बी डी जतवी। कौन बने थे? बी डी जतवी। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक था। ठीक है। 7वें राष्ट्रपति कौन बने थे मेरे साथियों? तो लिखिएगा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और इनका कार्यकाल था मेरे साथियों 1979 से लेकर 1984 तक। ठीक है। नेक्स्ट मेरे साथियों 8वें स्थान पे हो जाएंगे डॉक्टर आर वेंकटरमण। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था 1984 से लेकर 1987 तक। मेरे साथियों 9वें उपराष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था 1987 से लेकर 1992 तक। 10वें उपराष्ट्रपति बने थे के आर नारायणन। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक। 11वें पे जो उपराष्ट्रपति बने थे वह थे कृष्णकांत दास। और कृष्णकांत दास जो बने थे मेरे साथियों इनका कार्यकाल 1997 से लेकर सन 2002 तक था। 12वें राष्ट्रपति बने थे भैरों सिंह
भैरों सिंह शेखावत। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था सन 2002 से लेकर 2007। 13वें राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012। 14वें उपराष्ट्रपति बने थे, दोबारा यही बने थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। 2012 से लेकर 2017। 15वें उपराष्ट्रपति बने थे एम वेंकैया नायडू जी। और इनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था। 16वें राष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ जी। और मेरे साथियों इनका कार्यकाल था 2022 से लेकर 2025 तक। 17वां राष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। और इनका कार्यकाल 2025 से अब तक। तो मेरे साथियों यह कुछ उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल और क्रम है जो देख लिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी फैक्टों को पढ़ा दिए हैं। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न कहीं आपसे जाएगा नहीं यदि उपराष्ट्रपति से पूछता है तो मेरे साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं मेरे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लो यारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।